हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये जो चैप्टर था आपका, उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वुड बी द बेस्ट suited for your use in solar cooker and why। यानी सौर कुकर में उपयोग के लिए किस प्रकार का दर्पण चाहिए होता है या आवश्यकता होती है, जो कि आपके कौन कौन से दर्पण यहाँ पे दिए गए हैं। कॉनकेव, जिसे आप क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और प्लेन, समतल दर्पण। तो आपको ये बताना है कि जो सौर कुकर होता है या सोलर कुकर होता है, उसमें हम किस तरीके के दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी किस तरीके के मिरर का आप यूज करते हैं। अगर हम सोलर कुकर की बात करें, क्योंकि हम ये जानते हैं जो सोलर कुकर होता है उसमें आप क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और किसका यूज कर रहे हैं, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का। तो हमें एक ऐसा कुकर चाहिए जिसपे क्या हो, आपकी जो सौर ऊर्जा है वो एक जगह कन्वर्ज हो सके। क्या हो सके, कन्वर्ज हो सके। तो हमें ऐसे मिरर की आवश्यकता होगी, ऐसे दर्पण की आवश्यकता होगी जो सनरेज को एक जगह कन्वर्ज कर सके। अगर हम कन्वर्जिंग मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो बेसिकली जब आप कॉनकेव मिरर का इस कुकर में उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ये सारी की सारी सनरेज जो इस पे पड़ रही है उसे एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। तो जब ये कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट में, इस कारण क्या होगा, जो आपके कुकर का टेम्परेचर है, कुकर का जो तापमान है वो बढ़ेगा और खाना आसानी से पक जाएगा। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अ कनकेव मिरर वुड बी बेस्ट सूटेड इन अ सोलर कुकर बिकॉज इट फोकसेस द सनलाइट in a very small area of solar cooker and a high temperature is produced in it which is sufficient to cook the food। यानी सौर कुकर में जो आपका अवतल दर्पण होता है यानी कॉनकेव मिरर होता है, इसका जो उपयोग है वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा या उपयुक्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपके कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, वो क्या करेंगे, वो जितनी भी जो आपकी सन रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं जो उस पर पड़ रही है, उसे एक जगह पे, एक छोटे से जगह पे कन्वर्ज कर देगा। क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, जिस कारण कुकर का जो तापमान है वो बढ़ पाएगा और खाना जो है इजीली या आसानी से पक पाएगा। सौर कुकर में अवतल दर्पण का सबसे उपयुक्त जो है होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य के प्रकाश को सौर कुकर के बहुत छोटे से क्षेत्र में केंद्रित कर देता है और इसमें एक उच्च तापमान उत्पन्न होता है जो भोजन पकाने के लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से है, What are the limitations of the energy that can be obtained from the ocean? महासागरों से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं, यानी जो हमें ओशन से,
सागरों से, महासागरों से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसकी सीमाएं क्या है, उनकी लिमिटेशन क्या है, ये आपको बताना है। अगर हम महासागरीय ऊर्जा की बात करें तो हमें महासागरों से टाइडल एनर्जी मिलती है, जिसे आप ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट आपको वेव एनर्जी मिलती है, जिसे आप तरंग ऊर्जा कहते हैं। और ओशन थर्मल एनर्जी यानी समुद्री तापीय ऊर्जा, ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं हमें ओशन यानी महासागरों से प्राप्त होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन ऊर्जाओं की, तो टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये हमें उन जगहों पे ही मिलेगी जहाँ पे समुद्र होता है। और बेसिकली ये जो एनर्जी है वो कुछ ही जगह में हमें प्राप्त होती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो अगर आप कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, तटवर्ती इलाकों की बात करते हैं, वहीं इन तरीके की जो एनर्जी है वो आपको प्राप्त होगी। तो इस तरीके से जो है हम इनके बारे में कुछ लिमिटेशंस जो है वो समझेंगे। द एनर्जी फ्रॉम द ओशन कैन बी ऑब्टेन्ड मेनली इन 3 forms. These are tidal energy, wave energy and ocean thermal energy. महासागरों से ऊर्जा मुख्यतः 3 रूपों में प्राप्त की जा सकती है। पहली है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरी है तरंग ऊर्जा, तीसरी है समुद्री तापीय ऊर्जा। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल एनर्जी के लिमिटेशन की। तो अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें, ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, तो जो ज्वारीय ऊर्जा होती है उनकी कुछ लिमिटेशन होती है, सीमाएं होती है। यानी कुछ ही ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे आप टाइडल एनर्जी के जो है डैम्स बना सकते हैं, ताकि आप जो है टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करें। और अगर हम बात करें सी वाटर की, क्योंकि जो आपकी टाइडल एनर्जी है, ज्वारीय ऊर्जा है, उसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका सी है, सी वाटर है, वो ग्रेविटेशनल पुल यानी जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिस कारण क्या होता है, जो आपके समुद्र में जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, ठीक है। तो इसी कारण जो है आपकी जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें जो सी लेवल के ऊपर और नीचे होने की, इस कारण क्या होता है, कभी क्या होता है, आपको काफी अच्छे अमाउंट में जो है एनर्जी आप जनरेट कर पाते हो, जो आपकी ऊर्जा है उसे आप जनरेट कर पाते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा। और कभी क्या होता है, कम जो है कम, क्योंकि ऊपर नीचे होता है पानी का लेवल, तो कभी आप कम अमाउंट में जो है बिजली का उत्पादन कर पाते हो। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी, there are very few sites around the world which are suitable for building tidal dams. ज्वारीय ऊर्जा की सीमाएं, विश्व भर में बहुत कम स्थल हैं जो ज्वारीय बांध बनाने में उपयुक्त हैं। The rise and fall of sea water during high and low tides enough to generate electricity on a large scale. उच्च और निम्न ज्वार के दौरान समुद्र के पानी का उठना और गिरना बड़े पैमाने पर बिजली उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। तो बेसिकली ऐसे बहुत ही कम जगह हैं जहां आप डैम्स बना सकते हैं, टाइडल डैम्स बना सकते हैं, जो आपके ज्वारीय डैम है या बांध है उन्हें बना सकते हैं। और जो उच्च और निम्न ज्वार होते हैं ये काफी होते हैं आपके काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी जो आपकी ऊर्जा है उसके उत्पादन के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो है हमारी एनर्जी जो है वो वेव एनर्जी है। इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें क्या है,
लिमिटेशन ऑफ वेव एनर्जी आप लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ ओशन वेव is associated with kinetic energy. Such sites in the world are limited where the waves strike the shore lines with sufficient power. यानी अगर हम तरंग ऊर्जा की बात करें तो हम ये जानते हैं तरंग ऊर्जा किस तरीके से उत्पन्न होती है। जो आपके ओशंस है उनमें जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो तरंग है वहां पे बह रही है, उत्पन्न हो रही है, आपके सागरों में उत्पन्न हो रही है तरंग, हवा के कारण जो है तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। तो जो तरंग उत्पन्न होती है बेसिकली वो किस रूप में होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो आपका पानी है वो मोशन में है, वो गति में है, मूव कर रहा है, इस कारण क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम वेव एनर्जी की बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा से एसोसिएटेड होती है। और ऐसे बहुत कम जगह हैं, बहुत कम स्थान है दुनिया में जहां जो है जो आपके सी शोर में जो पानी वेव जो है वो काफी अच्छे अमाउंट में जो है स्ट्राइक करती है लाइंस को। इस कारण बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहां हम वेव एनर्जी या तरंग ऊर्जा का जो है उपयोग कर पाते हैं। तरंग ऊर्जा की सीमाएं समुद्र की लहरों की गति गतिज ऊर्जा के कारण होती हैं। विश्व में ऐसे स्थान सीमित हैं जहां लहरें पर्याप्त शक्ति के साथ तट रेखाओं से टकराती है। यानी ऐसे बहुत कम जगह हैं जहां पे जो आपकी तरंगे हैं वो जो तट रेखाएं हैं, जो आपकी कोस्टल लाइंस हैं, वहां पे काफी अच्छे अमाउंट की जो एनर्जी है उसके साथ वो टकराती हैं। लिमिटेशन ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी। अब हम बात करते हैं समुद्री तापीय ऊर्जा की सीमाएं। तो बेसिकली जब हम ओशन थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो आपने ये समझा है, जब हम क्लास में ये पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये जो एनर्जी है वो अनइवन हीटिंग ऑफ सी की वजह से होती है। यानी कि जो आपका समुद्र है उसमें जो ऊष्मा है, जो आपका समुद्र है उसकी जो ऊष्मा है उसमें जो वेरिएशन होता है अलग अलग, जैसे कि जो आपकी ऊपरी सतह होती है वो गर्म हो जाती है, इजीली आसानी से गर्म हो जाती है, वहीं निचली सतह जो होती है वो ठंडी होती है। तो ये जो वेरिएशन होता है जो हीट का, इसके कारण क्या होती है, आपकी ओशन थर्मल एनर्जी यानी समुद्री तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और बेसिकली जो आपकी समुद्री तापीय ऊर्जा है इसमें हम इस थर्मल एनर्जी को क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, OTEC यानी ओशनिक थर्मल एनर्जी जो है पावर प्लांट हमें चाहिए होते हैं। तो हम हर जगह इस तरीके की जो पावर प्लांट है वो नहीं लगा पाते हैं, तो ये भी इसकी एक जो है लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्ट ओशन थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसमें क्या होता है, ओशन थर्मल एनर्जी को, समुद्री तापीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस और मोर बिटवीन द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ओशन एंड डीपर वाटर इज नीडेड फॉर ऑपरेटिंग OTEC प्लांट। यानी कि अगर हम बात करें टेम्परेचर डिफरेंस की, तापमान में जो डिफरेंस है उसकी अगर हम बात करें तो आपकी जो है 20 डिग्री तक का, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का जो है तापमान का डिफरेंस होना चाहिए ताकि जो आपका OTEC पावर प्लांट ऑपरेट करे। दिस इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, और इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट ये लगती है। यानी आप हर जगह इस प्लांट्स को नहीं लगा सकते, और दूसरा ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो यही कारण है जो आपके ओशन थर्मल एनर्जी है हम इसका जो है उपयोग सीमित रूप में करते हैं। समुद्री तापीय ऊर्जा की सीमाएं। समुद्री तापीय ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करना। OTEC बिजली संयंत्रों के संचालन के लिए समुद्र के सतही जल और गहरे पानी के बीच 20 डिग्री सेल्सियस या अधिक के तापमान का अंतर होना आवश्यक होता है, जिसमें उच्च लागत शामिल होती है।
तो ये इसकी क्या है, आपकी लिमिटेशंस है आपकी। तो ये जो 3 है आपकी, जो हमारी ओशन एनर्जी से रिलेटेड है या जो आपके महासागर है उनसे रिलेटेड जो एनर्जी है, इनकी लिमिटेशंस के बारे में हमने समझा। आप इस तरीके से जो है अपना आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? भूतापीय ऊर्जा क्या है? अगर हम भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो हमने ये समझा था कि कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं अर्थ के नीचे, पृथ्वी के नीचे, जहाँ पे क्या होता है, जो मैग्मा है वो ऊपर आ जाता है और उधर से अगर कोई पानी गुजरता है तो वो गर्म हो जाता है और हमें एक स्ट्रीम के रूप में या स्प्रिंग के रूप में या हॉट वाटर स्प्रिंग के रूप में आपको मिलता है, यानी गर्म पानी के जो स्प्रिंग होते हैं उनके रूप में आपको मिलता है। तो बेसिकली ये क्या है, आपका जियोथर्मल एनर्जी जो है, इसका एक आपको रूप इसमें दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे, आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड एज हीट इन सर्टेन रीजन ऑफ अर्थ कॉल्ड हॉटस्पॉट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। यानी जब हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में कुछ जगहों पर, पृथ्वी में कुछ जगहों पर जो है एनर्जी को, ऊर्जा को स्टोर करके रखा जाता है, जिन्हें हम हॉटस्पॉट कहते हैं, इस एनर्जी को हम, इस ऊर्जा को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। यानी वो रीजन तो हॉटस्पॉट कहलाते हैं जहाँ पे आपकी जो हीट एनर्जी है जो वो स्टोर होती है, और इस जो हमें, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से मिल रही है, इसलिए हम इसे जियोथर्मल या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हॉटस्पॉट आर द लोकेशन बिलो अर्थ क्रस्ट वेयर अपवर्ड मूविंग मैग्मा गेट कलेक्टेड ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस। यानी हॉटस्पॉट जो है वो ऐसी जगह है जो पृथ्वी की सतह के नीचे, जहाँ पे जो मैग्मा होता है वो ऊपर चला जाता है और एक जगह कलेक्ट हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। और ये बेसिकली क्यों होता है, जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण ऐसा होता है। When underground water come in contact with the hotspot, steam is generated। तो बेसिकली जो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, जो पानी होता है, जो पृथ्वी के अंदर पानी है, वो जब इन हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आता है, इनके संपर्क में आता है, तो क्या होता है, स्टीम जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? स्टीम, भाप जो है वो उत्पन्न होती है या भाप बनती है। स्टीम इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग पाइप एंड टर्बाइन। और जो ये गर्म पानी के जो स्रोत हैं, जो स्टीम जहाँ पे आपको मिलती है, इनको हम यूज करते हैं बिजली के उत्पादन के लिए। किसके माध्यम से करते हैं? इनका जो है, इनको पाइप और टर्बाइन्स के माध्यम से इनका यूज किया जाता है, इन स्टीम्स का यूज किया जाता है, और जो है बिजली का उत्पादन या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। Sometimes hot water of hot spots find outlet at the surface. Such outlets are called hot springs. और ऐसे ही जो ये गर्म पानी जो है, जो स्टीम है, ये जो गर्म पानी है वो कहीं पे आउटलेट उनको मिल जाता है, यानी पृथ्वी से ऊपर आने का उनको एक स्थान मिल जाता है, जहाँ पे इनको क्या कहा जाता है, इन आउटलेट्स को, इनको हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों, जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है, में ऊष्मा के रूप में संग्रहित ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हॉटस्पॉट पृथ्वी की जो सतह है के नीचे एक स्थान में, जहां भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण ऊपर की ओर बढ़ने वाला मैग्मा एकत्र हो जाता है। जब भूमिगत जल गर्म स्थानों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। इस भाप का उपयोग
पाइपों और टरबाइनों का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कभी कभी गर्म स्थानों से गर्म पानी सतह पर निकल जाता है। ऐसे आउटलेट को हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह कुछ इस तरीके से है। What are the advantages of nuclear energy? परमाणु ऊर्जा के क्या लाभ होते हैं? यानी हमें ये बताना है कि जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, परमाणु ऊर्जा होती है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपकी परमाणु ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है रिलीज करती है, यानी उनसे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती। जबकि हम जैसे कि आप यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में हम इसका जो है उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, आपने पढ़ा है जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये चेन की फॉर्म में। जब हम न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि ये चेन फॉर्म में होती है, ठीक है, एक चेन के रूप में होती है। यानी आपको थोड़ा सा बस क्या डालना है, यूरेनियम डालना है, फिर ये अपने आप जो है इसका जो फिजन का प्रोसेस है, ठीक है, विखंडन का जो प्रोसेस है वो होता रहता है। तो यानी आपको बार बार इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बार बार आपको क्या होता है, जो आपकी ईंधन है उसको आपको डालने की जरूरत नहीं होती। जो आपकी ये ऊर्जा होती है इसमें क्या होता है, ये किसी भी तरीके का ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न नहीं करती। जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ऐसी गैस को ये उत्पन्न नहीं करती है, जिस कारण इस वजह से क्या होता है, एसिड रेन नहीं होते। तो आप जो इसका आंसर लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर it produces a large amount of useful energy from a very small amount of nuclear fuel like uranium। यानी ये बहुत कम मात्रा की जो है आपका फ्यूल का उपयोग करके क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न करता है। Once the nuclear fuel like uranium-235 is loaded into reactors, the nuclear power plant can go on producing electricity for 2 to 3 years at a stretch। यानी अगर आपने एक बार न्यूक्लियर फ्यूल जैसे कि यूरेनियम को लगा दिया, लोड कर दिया, तो ये जो यूरेनियम है ये 2 से 3 साल तक बिजली का उत्पादन करता रहेगा। There is no need for putting a nuclear fuel again and again। यानी आपको बार बार जो है न्यूक्लियर फ्यूल यानी जो आपका परमाणु ईंधन है उसको आपको बार बार डालने की आवश्यकता नहीं होती है। It does not produce gases like carbon dioxide which contributes to greenhouse effect or sulfur dioxide which causes acid rain। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है। इस कारण जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। वहीं अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, इसके कारण एसिड रेन अम्लीय वर्षा होती है। तो ये इन सब चीजों में जो है योगदान नहीं देता, यानी इसके कारण जो है आपके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं होती। परमाणु ऊर्जा के लाभ यह है कि यह बहुत कम मात्रा में परमाणु ईंधन जैसे यूरेनियम-235 से बड़ी मात्रा में उपयोगी ऊर्जा पैदा करता है। एक
एक बार परमाणु ईंधन जैसे यूरेनियम 235 को रिएक्टर में लोड कर दिया जाता है तो यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगातार 2 से 3 साल तक बिजली का उत्पादन कर सकता है। बार बार परमाणु ईंधन डालने की जरूरत नहीं होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्पादन नहीं करता है जो ग्रीन हाउस प्रभाव या सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान नहीं देता है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो ये जो आपका प्रश्न है इसका जो उत्तर है आप इस तरीके से लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पॉल्यूशन फ्री? वाई और वाई नॉट? क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं, ये आपको बताना है। यानी कि आपको ये बताना है कि जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें से कोई ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, ऊर्जा के स्रोतों की, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी जो ऊर्जा का स्रोत है वो पॉल्यूशन फ्री हो यानी प्रदूषण मुक्त हो। क्योंकि क्या होता है, अगर हम किसी भी क्लीन फ्यूल की बात करते हैं, जैसे कि हम क्या कहते हैं कि पेट्रोल से ज्यादा जो साफ ईंधन है वो हमारा सीएनजी है। इसका मतलब ये होता है कि जितना जो है पोल्यूशन या एनवायरनमेंट को डैमेज यानी जो आपका वातावरण है उसको जो नुकसान पेट्रोल करता है उससे कम जो है आपका सीएनजी करता है। वहीं अगर हम सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी से ज्यादा क्लीन फ्यूल यानी साफ ईंधन आपका हाइड्रोजन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है आप उसे ये नहीं कह सकते कि पोल्यूशन फ्री है। ये है कि जो है आपका जो एनवायरनमेंट को ये कम नुकसान पहुंचा सकता है एज कम्पेयर टू पहले वाले से, ठीक है। उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये कम प्रदूषण करता है या कम जो है आपके जो वातावरण है एनवायरनमेंट है उसे डैमेज करता है या नुकसान पहुंचाता है। No source of energy can be pollution free because even if it is clean, its accessibility could have caused some environmental damage. नहीं, ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। मतलब आप किसी भी ऊर्जा के स्रोत को आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि यदि यह स्वच्छ भी होता है तो इसके संयोजन से कुछ पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। यानी अगर ये साफ भी है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, जैसे कि आप उसे असेंबल कर रहे हो, कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो है जो आपका पर्यावरण है, जो आपका एनवायरनमेंट है उसे नुकसान पहुंचाएगा ही। तो यानी कि आप किसी भी फ्यूल को, किसी भी ईंधन को क्लीन फ्यूल नहीं कह सकते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, हाइड्रोजन हैज बीन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, वुड यू कंसीडर इट अ क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी? व्हाई और व्हाई नॉट? हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, क्या आप इसे सीएनजी से अधिक स्वच्छ ईंधन मांगेंगे? क्यों या क्यों नहीं? यानी आपको ये कहा गया है कि हाइड्रोजन एक ईंधन है जो कि हम रॉकेट में जिसका उपयोग करते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें सीएनजी से, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से अगर हम इसे कंपेयर करें तो क्या आप ये कहेंगे कि ये इससे क्लीन फ्यूल है, इससे स्वच्छ ईंधन है, साफ ईंधन है? क्यों और क्यों नहीं, ये आपको बताना है। तो हाइड्रोजन क्या है, आपका सीएनजी से साफ फ्यूल है।
क्योंकि अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी से कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है। मतलब बहुत, अगर आप इसे पेट्रोल से कंपेयर करें तो पेट्रोल से काफ़ी कम अमाउंट में ये क्या करता है, काफ़ी कम मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। इसलिए हम पेट्रोल की जगह सीएनजी का उपयोग करें। लेकिन अगर हम सीएनजी और हाइड्रोजन की बात करें तो सीएनजी को अगर हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाए तो सीएनजी से कुछ अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्सर्जित होती है, जो कि हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो जब हाइड्रोजन का यूज किया जाता है तो उससे क्या होता है, आपकी सिर्फ पानी बनता है, वाटर जो है वो बनता है उसके यूज करने पे, तो जो कि क्या है, बहुत ज्यादा मतलब जो क्या है, हार्मलेस सब्सटेंस है जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है, क्लीन है, स्वच्छ ईंधन है। किसके कंपैरिजन में, सीएनजी के कंपैरिजन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हाइड्रोजन इज क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी। दिस इज बिकॉज द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस ओनली वाटर विच इज टोटली हार्मलेस। जो हाइड्रोजन है वो स्वच्छ ईंधन होता है सीएनजी से, क्योंकि जब हाइड्रोजन बर्न होता है, उसका दहन होता है, तो सिर्फ पानी बनता है। क्या बनता है, सिर्फ पानी बनता है, जो कि पूर्णतः क्या है, हार्मलेस है, इससे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, बर्निंग ऑफ सीएनजी प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। वहीं अगर हम बात करें सीएनजी की, कंप्रेस नेचुरल गैस की, तो ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है, साथ में वाटर यानी जल को भी या पानी को भी उत्पन्न करता है। द कार्बन डाइऑक्साइड कैन प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके कारण होता है in the atmosphere and lead to excessive heating of environment in a long run। जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा पर्यावरण है वो गर्म होता है। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, क्लास 8 में आपने समझा होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो जो पृथ्वी पर जो आपकी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ क्या हो जाती है, आपकी पृथ्वी तक आती है। वो क्या करता है, उन जो हीट पृथ्वी पे आती है उसको ट्रैप कर देता है, ठीक है, बांधे रखता है पृथ्वी से, जिस कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जिस कारण क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। यानी इसके जो है, जो ग्रीन हाउस, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके ज्यादा उत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, जिस कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है और हमारी जो पृथ्वी है उसका जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो सीएनजी से जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के जलने से या हाइड्रोजन के दहन होने से, दहन से केवल पानी पैदा होता है, जो पूरी तरह से हानि रहित होता है। यानी इससे क्या होता है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता। दूसरी ओर सीएनजी के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और लंबे समय तक पर्यावरण को अत्यधिक गर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है,
नेम 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसीडर टू बी रिन्यूएबल, गिव रीजन फॉर योर चॉइसेस। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनकरणीय मानेंगे, अपनी पसंद के कारण बताइए। यानी आपको 2 ऐसे ऊर्जा के स्रोतों के नाम देने हैं जो कि रिन्यूएबल है, यानी नवीनीकरण है या नवीनीकरणीय है। तो और आपको इसके रीजन भी बताने हैं कि ऐसा क्यों है कि आपने इन जो सोर्सेज है एनर्जी के, ऊर्जा के जो स्रोत है, उनको आपने जो है चूज किया है। तो पहला जो है हम बायोमास के बारे में ले लेते हैं। तो जो बायोमास से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमारी रिन्यूएबल सोर्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो आपके बायोमास है, बेसिकली जैसे कि आप गोबर गैस की बात कर रहे हैं, तो क्या है, आप इसमें वेस्ट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, अपशिष्ट उत्पादनों का यूज कर रहे हैं, जो कि टाइम टू टाइम समय अंतराल में क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिससे हम बायोमास एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इसलिए हम इसे रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय जो है ऊर्जा हम इसे कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऐसी ऊर्जा की जो हमें पानी, पवन, जल, सूर्य से प्राप्त होती है, तो हम इनको भी नवीनकरणीय ऊर्जा कह सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं या रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका पानी है वो हमारे पास है और इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए। वहीं अगर विंड की बात करें, पवन की बात करें, ये भी हमें जो है बार बार मिल जाता है, जिससे हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। और सूर्य की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका भी हम टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं। ये कभी जो ये वाटर है, पानी है, पवन है और जो आपकी सौर ऊर्जा है, ये कभी भी आपकी खत्म नहीं होती है। एक बार यूज करके आप बार बार इनका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम इन दोनों को जो है रिन्यूएबल सोर्सेज या नवीनकरणीय ऊर्जा के रूप में इनको ले सकते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने आज क्वेश्चन पढ़ाए वो आपको समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।